बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर बिहेवियर साइंस मोहम्मद राना के कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स और बॉक्स समरी वगैरह को तैयार करने वाले हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर देते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट वीडियो होने वाली है बिहेवियर साइंस के ऊपर। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल और होलिस्टिक मेडिसिन में डिफरेंस होता है। तो ट्रेडिशनल और होलिस्टिक मेडिसिन में ये डिफरेंस होता है कि जो ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन होती है वो थ्योरी ऑफ सेपरेटेड एंटिटीज़ होती है, जबकि होलिस्टिक के अंदर थ्योरी ऑफ एलिज्म आती है। यानी जो ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन है वो बायोमेडिकल मॉडल के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि थ्योरी ऑफ होलिज्म के ऊपर डिपेंड करती है। ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर बॉडी, माइंड और स्पिरिट ये सब अकेले काम करती है, सेपरेटली काम करती है। लेकिन जो होलिस्टिक मेडिसिन है यहाँ पर माइंड और बॉडी की सेपरेशन नहीं होती। और ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर सिर्फ डिजीज पार्ट को ट्रीट करना, जबकि होलिस्टिक मेडिसिन के अंदर ओवरऑल हेल्थ को रिस्टोर करना होता है। तो ट्रेडिशनल मोडालिटीज़ होती है ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन में वो बायोलॉजिकल होती है, फॉर एग्जांपल मेडिसिन है, वैक्सीन है, सर्जिकल प्रोसीजर है। जबकि होलिस्टिक के अंदर ट्रेडिशनल मोडालिटीज़ होती है वो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर होते हैं। यहाँ पे जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट फार्माकोलॉजिकल है, जबकि यहाँ पर नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, लाइक काउंसलिंग है, इन्फॉर्मेशनल केयर है, साइकोथेरेपी होती है। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट होती है लेकिन इम्फेसाइज नहीं होती। होलिस्टिक मेडिसिन के अंदर मच इम्फेसाइज होती है। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप ट्रेडिशनल एलोपैथी के अंदर लेस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल साइंसेज की नॉलेज होती है, यहाँ पर बिहेवियर साइंस की नॉलेज डिमांड करती है। इसके बाद हम चलते हैं इस डायग्राम की तरफ। इस डायग्राम के अंदर बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर नजर आ रहे होंगे। इसके बाद ये लिखा है कि जो होलिस्टिक मेडिसिन में डिमांड करती है कि जो फिजिशियन है वो बंदा होता है जिसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, लाइक वो हीलिंग एक्ट के पोटेंशियल के ऊपर बिलीव करता है, लिसन या एम्फेथाइज करता है, या फिर दूसरे ह्यूमन बीइंग की डिग्निटी का ख्याल रखता है। टॉलरेंस होती है फॉर द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जेंटल स्पिरिट होती है, एबिलिटी टू मिक्स क्रिएटिव थिंकिंग और इंट्यूएशन विद साइंटिफिक थॉट है, और वो हार नहीं मानता होता। इसके बाद क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ बायो साइको सोशल मॉडल है। तो क्लिनिकल एप्लीकेशन के अंदर जो डेंगू फीवर होती है, ओके, डेंगू फीवर है तो डेंगू फीवर के अंदर बायोलॉजिकल लेवल होता है, बॉडी का रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम डैमेज हो जाता है। सोशल फैक्टर ये हो सकते हैं कि ड्रेनेज ऑफ फ्रेश वाटर या पुअर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट होती है। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल या एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर लाइक रिस्क टेकिंग बिहेवियर है या इनअप्रोप्रिएट ड्रेसिंग वगैरह हो सकती है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं लाइक एड्स है, ये भी इसी बिहेवियर के खराब होने की वजह से हो सकता है। जो नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है, नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर के अंदर हार्ट डिजीज है, डायबिटीज, मिलाइटिस है, कैंसर, डिप्रेशन होती है, तो वो भी इन्हीं की वजह से होती है। तीसरी जो एप्लीकेशन है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होती है ड्यू टू अल्कोहल या ड्रग एब्यूज है, तो ये क्लिनिकल एप्लीकेशन होती है। ये पूरी स्टोरी लिखी हुई है। इस स्टोरी में हामिद और हसन की स्टोरी लिखी हुई है। अब इनका सिर्फ ये चीज़ पढ़नी है, जो स्टोरी होती है हामिद हसन की वो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर को बताती होती है। ठीक है, अब ये स्टोरी बताती है कि जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है उसने हामिद को फेल कर दिया, लेकिन जो रिस्टोरेटिव या एलोस्टैटिक मैकेनिज्म थे उसने दूसरे बंदे को बचा लिया जो कि जिम वगैरह ज्वाइन करता था। ठीक हो गया। तो इसके बाद इंटीग्रेटेड मॉडल है। इंटीग्रेटेड मॉडल की क्लिनिकल एप्लीकेशन के अंदर होम्योस्टेसिस, एलोस्टेसिस है। लाइक पहली क्लिनिकल एप्लीकेशन ये है कि जो डिजीज़ है उसको सिकनेस से और स्ट्रेस से रिमूव कर देना होता है। तो इसका जो डायग्राम है वो इंटीग्रेटेड मॉडल की ये है कि यहाँ पर बीबीसी बिहेवियर बायोलॉजिकल है, सी से कॉग्निटिव है, फिर सोशियो कल्चर इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाती है। ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस परफॉर्मेंस कर्व या यर्कीज डॉटसन कर्व। तो यहाँ पर वैक्स एक्सिस पर स्ट्रेस है, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर परफॉर्मेंस होती है। जब यू स्ट्रेस होता है तो बंदे की एक्टिविटी पीक पे होती है, लेकिन उसके बाद बंदा थकना शुरू हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, एंगर और फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर फेलियर या ब्रेक डाउन होता है, और यहाँ पे बर्न आउट हो जाता है। ये स्ट्रेस ओवरलोड है, यू स्ट्रेस है, यहाँ पे स्ट्रेस अंडरलोड होता है। शुरू में इनएक्टिव होता है, फिर रिलैक्स्ड है, फिर फटीग हो जाता है, फिर एग्जॉस्शन है, फिर एंगर या फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर फाइनली बंदा टूट जाता है। इसके बाद इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ क्लिनिकल केस सिनेरियो। तो इसके सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर वगैरह ये सब चीज़ें नोट कर लो। यहाँ पे जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं तो बीबीसी यानी बायोलॉजिकल फैक्टर, तो बायोलॉजिकल फैक्टर में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, डिस्टर्ब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, जेनेटिक फैक्टर है। बिहेवियर फैक्टर, तो बिहेवियर फैक्टर्स में अगर हाई कैलोरी शुगर रिच की प्रेफरेंस है, या सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओके, या अनहैप्पी मैरिड लाइफ है, या स्ट्रेसफुल जॉब है, तो ये बिहेवियर फैक्टर आएगा। सी से कॉग्निटिव, तो कॉग्निटिव में डिसइंटरेस्ट इन द पर्सनल फिजिक, तो अपने पर्सनल फिजिक के अंदर कोई डिसइंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, या थॉट ऑफ ग्रोइंग ओल्ड है, ओवरवेट, अगली है, मैरिटल स्टेटस है, ओके, या डिससेटिस्फाइड हम कह सकती है कि मैरिटल लाइफ होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि बीबीसी आगे एसई यानी सोशल कल्चर। सोशल कल्चर के अंदर जो क्लर्क्स होती है ऑफिस के अंदर वो बार बार इनको मिठाई देते रहेंगे, जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाएगी। इन्वायरमेंटल के अंदर ऐसे कोलीग्स होते हैं जिनके सिमिलर अनहेल्थी हैबिट्स होती है। ठीक हो गया, या अनहेल्थी फूड की अवेलेबिलिटी। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं इस टेबल की तरफ। और जो फैक्टर जो कि कम्युनिकेशन को इंप्रूव करते हैं वो है कि मिनिमल प्रॉम्प्ट्स है, या सिट स्क्वायरली इन रिलेशन होता है पेशेंट है, ओपन बॉडी पोजीशन है, लीन स्लाइटली टुवर्ड द क्लाइंट है, मेंटेन रीजनेबल आई कॉन्टैक्ट होती है, रिलैक्स्ड अटेंटिव हेल्थ प्रोफेशनल है, लिसन
लिसन एंड रिस्पॉन्ड टू द फीलिंग है, और तमाम पैरालिंग्विस्टिक और वर्बल नॉन वर्बल क्यूज को रिस्पॉन्ड करना है। जो फैक्टर जो कि कम्युनिकेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, इसमें लैक ऑफ एक्सक्लूसिविटी या प्री ऑक्यूपाइड और एंशियस हेल्थ प्रोफेशनल है, अनकंफर्टेबल सिटिंग होती है, लैक ऑफ अटेंशन टू द नॉन वर्बल क्यूज होती है, ऑफेंसिव रिमार्क्स होती है, जजमेंट वगैरह होती है, फ्रीक्वेंट इंटरप्शन है, सिलेक्टिव लिसनिंग है, डेल ड्रीमिंग और डोजिंग ऑफ फिनोमिना देखने को मिलता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं काउंसलिंग के। तो काउंसलिंग के डू नॉट क्या होती है, आपने वाई क्वेश्चन को यूज़ नहीं करना, या शुड या ओड या करना चाहिए था ये नहीं करना, डू नॉट ब्लेम द पेशेंट है, पेशेंट को ब्लेम नहीं करना, पेशेंट को कंपेयर नहीं करना, पेशेंट की फीलिंग को इनवैलिडेट नहीं करना। ओके, काउंसलिंग के ट्रेड क्या होती है, लाइक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्डिंग पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग है, वार्मथ एंड कंसिडरेशन है, क्लैरिटी है, हियर एंड नाउ थिंकिंग होती है। इसके बाद जो मिसकंसेप्शन होती है, यहाँ पे डायरेक्ट एडवाइस नहीं होती, पेशेंट की प्रॉब्लम को खुद सॉल्व नहीं करना, पेशेंट की फीलिंग को चैलेंज नहीं करना, परसेप्शन को चैलेंज नहीं करना, आगे काउंसलर के व्यू को इम्पोज नहीं कर देना पेशेंट के ऊपर, या पीपल को लेस इमोशनल नहीं बनाना, या फिर काउंसलर की नीड को फुलफिल करने के लिए हमेशा पूरा काम नहीं करना। 7 इंसेंशियल इन द इन्फॉर्मेशनल केयर। तो सबसे पहले फिजिशियन को पूरा टाइम टेबल बनाना है कंसल्टेशन के लिए। फिर जो इन्फॉर्मेशनल केयर है वो ऐसी लैंग्वेज में होनी चाहिए जो कि हर कोई समझ सके। इन्फॉर्मेशनल केयर पेशेंट की नॉलेज से, अंडरस्टैंडिंग से, एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट होनी चाहिए, लाइक अपनी बीमारी के बारे में क्या जानते हो। द टास्क ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन देनी है प्रोफेशनल मैनर के अंदर इन्फॉर्मेशन देनी है। डिजीज़ के और ट्रीटमेंट के दोनों एस्पेक्ट की बातें करनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। इसके बाद सिंपल फिगर डायग्राम वगैरह का यूज़ कर सकते हो। फिर लास्ट में पेशेंट को कहना क्या समराइज करो। पेशेंट जो सवाल पूछता है इन्फॉर्मेशनल केयर में, लाइक वो ये है कि अब मेरे साथ क्या हुआ है, या मुझे क्यों डिजीज हो गया, या कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट सेफ है, यानी मैनेजमेंट पूछ रहा है, फिर प्रोग्नोसिस होती है, फिर कोई परहेज वगैरह रिस्ट्रिक्शन का पूछ रहा है, क्या मेरी इलनेस फैल सकती है दूसरे लोगों तक, ट्रांसमिशन है, और लास्ट में क्या इसका मेरी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। हैंडलिंग डिफिकल्ट पेशेंट में लॉन्ग मीनिंगलेस या रिपीटेटिव डिस्कशन होती है, वेस्ट प्रीशियस टाइम है, डिपेंडेंट टू मच डिपेंडेंट है, आस्क फॉर अनड्यू फेवर है, ट्राई टू मैनिपुलेट डॉक्टर है, बिकम एंग्री या बिकम रूड और बिहेवियर एग्रेसिवली है, या डायग्नोस्टिक टेस्ट को इम्प्रूव वगैरह या रिफ्यूज़ करते रहते हैं, इनकार कर देते हैं। जो अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्टम है, मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्टम है, वीक कंप्लेन आती है, बॉडी एक्स है, पेन है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, इसकी मैनेजमेंट की बातें में बात कर लेते हैं। तो बायो साइको सोशल मॉडल की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद अपने आप को ट्रेन कर लेना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना, रिलैक्सेशन टेक्निक है, अप्रोच डिफिकल्ट पेशेंट विद टॉलरेंस पेशेंट है। ओके, पर्सनल इंसल्ट वाले रिमार्क वगैरह नहीं लेने। इसके बाद जो अलाउ करना है पेशेंट की फैमिली को कि अपने एंगर को एक्सप्रेस कर सके, चेयर ऑफर करनी है। डिफिकल्ट पेशेंट के साथ आपने ऑब्जेक्टिव को, ड्यूरेशन और कंसल्टेशन को आगे डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे कि ब्रेकिंग बैड न्यूज़ का मिमोनिक क्या होता है, उसका मिमोनिक का स्पाइक। तो एस से सीटिंग और सेटिंग, एनवायरमेंटल पी से पेशेंट परसेप्शन होती है, आई से इन्विटेशन आ जाएगा, फिर इसके बाद के से नॉलेज है, फिर से एम्पैथी पे समराइज और प्लान ऑफ एक्शन आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं इंडिविजुअल डिस्क्लाइवर्स मॉडल, इसके बाद छोड़ देते हैं हम आगे। अच्छा, जो नॉन डिस्क्लोजर मॉडल के डिसएडवांटेजेस पूछे जाते हैं, लाइक डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एडजस्ट है, ट्रस्ट इन द डॉक्टर इज अंडरमाइंड है, पेशेंट कंप्लेंस लेस लाइकली होती है, या फिर पेशेंट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को एक्वायर कर सकता है, या पेशेंट का सेंस ऑफ कंट्रोल खत्म हो सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं रॉबर्टसन 7 स्टेज। तो उसका मिमोनिक होता है PEIEGEF। तो पी से बनेगा प्लान एंड कंडक्ट क्राइसिस एंड बायो साइको सोशल असेसमेंट। तो आपने सबसे पहले प्लान और कंडक्ट करना है क्राइसिस को, बायो साइको सोशल असेसमेंट को। फिर ई से एस्टैब्लिश रैपोर्ट एंड कैरोबरेटिव रिलेशनशिप होती है। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 आ जाएगा। तो नंबर 3 के अंदर हम कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई डायमेंशन ऑफ प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई डायमेंशन ऑफ प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद नंबर 4 में ई है, तो एक्सप्लोर फीलिंग एंड इमोशंस है। नंबर 5 के अंदर जनरेट एंड एक्सप्लोर अल्टरनेटिव रिसोर्सेज एंड द कोपिंग स्किल है। फिर एफ से फार्मूलेट एक्शन और एफ से फॉलो अप प्लान्स होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, जब असम्पशंस मेड के लिए जाती है, जब मिनिमल नॉलेज होता है, या फिर एक्सपेक्टेशन को ज़्यादा हाई होती है, पर्सनैलिटी रेस जेंडर वगैरह होता है, या नीड और वांट को डिमांड नहीं किया जाता, या वैल्यूज बिंग टेस्टेड है, या जो परसेप्शंस है उनको क्वेश्चन किया जाता है। डूज एंड डू नॉट क्या होते हैं क्राइसिस इंटरवेंशन के। तो डूज के अंदर ये नॉर्मल रिएक्शन होती है, मैं समझ सकता हूँ कि आप किस तरह से फील कर रहे हो कि ये आपका फॉल्ट नहीं था, आई एम सॉरी कि ये हैपन हो गया, थिंग्स विल गेट बेटर। जबकि डू नॉट के अंदर इससे भी बुरा हो सकता था, यू कैन ऑलवेज गेट अनदर, आपको दूसरा कार वगैरह घर मिल जाएगा, इट इज़ बेस्ट इफ़ यू, अगर आप बिजी रहोगे तो आपके लिए बेस्ट है। मैं आपकी आई नो जस्ट हाउ यू फील, के मैं समझ सकता हूँ कि आप किस तरह से महसूस कर रहे होगे, और आपको अपनी लाइफ के ऊपर कंसंट्रेशन देनी चाहिए। इसके बाद पूरा सिनेरियो बना हुआ है। अच्छा, एथिक्स को 2 में डिवाइड किया हुआ, डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, यानी क्या एक्चुअल रियल में, या नॉर्मेटिव में क्या होना चाहिए, क्या आइडियल होती है। नॉर्मेटिव एथिक्स की गाइडिंग प्रिंसिपल को क्रिएट करती है। ओके, इसके बाद ब्रेन्स है, बेनिफिट क्या होता है, रिस्क क्या है, अल्टरनेटिव क्या, इंट्यूशन है, यानी जो इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हो वो कुछ सेंस बनाती है, नथिंग है अगर हम कुछ नहीं करेंगे, या फिर एक्सक्यूज मी होती है। तो कंसेंट उसको 2 में डिवाइड करते हैं, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड होती है। जो एक्सप्रेस्ड होती है उसको रिटर्न, वर्बल या ओरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। अब व्हाट यू से इन here stay in here unless someone is hurting you, you want to hurt someone,
वी वांट टू हर्ट योर सेल्फ, यू गिव मी परमिशन टू शेयर विद आर ट्रस्टेड अडल्ट। यानी जो आपने कहा है वो सिर्फ मेरे तक महदूद रहेगा। अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है या फिर आप लोगों को हर्ट करना चाहते हो या फिर आप अपने आप को हर्ट करना चाह रहे हो या फिर आप परमिशन देते हो कि किसी ट्रस्टेड एडल्ट से हम शेयर कर दे, तो पता नहीं अजीब चीज़ लिखी हुई थी यहाँ पर। यूथनेजिया वगैरह है, एक्सेप्टिंग गिफ्ट फ्रॉम द पेशेंट है, रिलेशनशिप विद फार्मास्यूटिकल कंपनीज वगैरह होती है। फिर आगे 3 टाइप के मॉडल है, वर्टिकल, टीचर स्टूडेंट मॉडल और म्यूचुअल पार्टिसिपेशन मॉडल है। यहाँ पे अजीब सी डायग्राम बनी पड़ी है। ओके, अब मेजर डेंजर्स इन द रिलेशनशिप क्या होते हैं, लाइक डॉक्टर अज्यूमिंग द रोल ऑफ सेवियर एंड द फैंटेसाइजिंग दैट ही कैन दे कैन रेस्क्यू द पेशेंट फ्रॉम ऑल द ट्रबल्स, या डॉक्टर इनएबिलिटी टू स्विच ऑफ एंड लीव बिहाइंड द पेशेंट प्रॉब्लम्स, छोड़ देते हैं, फजूल चीज़ है। ओके, इसके बाद है फिनोमेना ऑफ ट्रांसफरेंस है। ट्रांसफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती होती है। ट्रांसफरेंस में जो पेशेंट होता है वो डॉक्टर की तरफ अपने इमोशन को प्रोजेक्ट करता है, जबकि जो काउंटर है वो डॉक्टर का पेशेंट की तरफ से होती है। किस तरह से आपने डील करना है, केयर को शिफ्ट कर देना होता है, ठीक है। इसके बाद रिपोर्ट है, साइकोथेरापेटिक एडवाइस है या फिर टाइटल यूज़ है। ओके, ठीक है, तो ये रिस्पेक्टफुल या कल्चरली ये अप्रोप्रिएट होता है। तो असल में वीडियो बना के मेरा असल में दिमाग ख़राब हो गया है। अब प्रोफेशनल असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड क्या होती है, तो उसका मिमोनिक है PRGCIAR। तो P से प्रोफेशनल लगता है, डिमैनुअर होती है, रिस्पेक्ट फॉर द टाइम एंड पंक्चुअलिटी है। फिर इसके बाद C से ग्रास्प एंड द नॉलेज ऑफ ऑन पेशेंट है। फिर C से कॉन्शियसनेस है। फिर A से अवेलेबिलिटी टू द पेशेंट है, यानी I से इंटीग्रिटी बनती है। और R से रिलेशनशिप विद द कोलीग्स, हॉस्पिटल स्टाफ और पेशेंट है। मेरा गला भी ख़राब हो चुका है। 1 से पुअर, 2 से लेकर 2 to 4 नॉन डिज़ायरेबल होता है, 5 से लेकर 6 एवरेज होता है, 7 to 8 गुड है, 9 से लेकर 10 एग्जाम्पलरी होता है। इसके बाद हम और टेबल्स की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाली डायग्राम भी तैयार कर लेना। लाइक जो इनकमिंग इन्फॉर्मेशन होती है पहले सेंसरी मेमोरी में जाती है, फिर भूल जाती है हमें, फिर वर्किंग मेमोरी में आती है, फिर रिहर्सल करोगे तो वर्किंग मेमोरी में रहती है, फिर इसके बाद भूल जाते हैं, फिर इनकोडिंग में वापस आगे चले जाएगी, रिट्रैवल में वापस आ जाती है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो मॉड्यूलेटरी न्यूरॉन होती है, साइक्लिक EMP को एक्टिवेट करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ DNA इंटरेक्टिंग प्रोटीन, न्यू प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, साइनेप्टिक कनेक्शन वगैरह स्टैब्लिश हो जाती है। इसके बाद थिंकिंग है, द टॉकिंग ऑफ सोल विद इटसेल्फ, इसको थिंकिंग कहते हैं। अच्छा, एग्जाम में कॉन्सेप्ट के बारे में आ जाता है। कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन क्या होती है, कॉन्सेप्ट एक सिंबॉलिक कंस्ट्रक्शन होती है। ओके, अब हम आ जाते हैं सीधा इस टेबल की तरफ। तो यहाँ पे क्लस्टर है, क्लस्टर के अंदर पैरानॉइड, शिज़ोइड और शिज़ोटिपिकल है। क्लस्टर बी के अंदर बैड के अंदर हिस्टोरेनिक, एंटी सोशल, साइकोपैथ होती है। नार्सिस्टिक है और बॉर्डर लाइन या इमोशनल अनस्टेबल होती है। क्लस्टर के अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव है, एंशियस या अवॉइडेंट होती है, और डी से डिपेंडेंट होती है। डी से डिपेंडेंट के अंदर सबमिसिव पेशेंट होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, क्लिंगी होती है, एक्सेसिवली नीडिंग होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद प्रोग्रेशन ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, पहले हमारा बहुत होता है। अच्छा, ये लिखा है कि हम जो कि भी बंदा होता है उसको हर कुछ नहीं पता होता, जो कुछ उसको पता होता है वो हमेशा ठीक नहीं हो सकता, तो ये एनो ने कहा था। अब इसमें मिथ, रिलीजन, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी, न्यूरोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स और मैथमेटिक्स वगैरह आ जाती है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अच्छा, ये वाला फ्लो चार्ट थोड़ा बहुत इसको देख लेना, एग्जाम में कभी बार पूछ लेके। लाइक शो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, फैमिली कंपोजिशन है और एक्सटेंट ऑफ अर्बनाइजेशन होती है। तो फैमिली कंपोजिशन, एक्सटेंट ऑफ अर्बनाइजेशन और सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये फैमिली स्ट्रक्चर पे कन्वर्ज होती है। फैमिली स्ट्रक्चर को मुझे 3 में डिवाइड करते हैं, फैमिली रिलेशन है, फिर इम्प्लीकेशन हेल्थ एंड डिजीज, और फैमिली स्टेबिलिटी और इंडिविजुअल है। फिर जो फैमिली स्ट्रक्चर को एक तीसरा होता है रोल, पावर एंड स्टेटस है। तो रोल पावर को मुझे 2 में डिवाइड करते हैं, एज और जेंडर। एज में स्टेटस ऑफ वुमेन चाइल्ड और जेंडर में मैन वगैरह, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क होता है, प्राइमरी में स्मॉलर इन साइज होती है, हाई लेवल इंटीमेसी होती है, रिलेशनशिप पर्सनल होती है, फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होती है मेंबर्स में, जो मेंबर्स होते हैं वो सेपरेट होती है, एग्जांपल फैमिली वगैरह लिखी हुई है। अब वेस्टर्न मेथड ऑफ डिवाइडिंग का सोसाइटी, तो डिवाइडिंग के अंदर सबसे नंबर 1 के अंदर प्रोफेशनल होती है, नंबर 2 के अंदर मैनेजर्स या टेक्नीशियंस होते हैं, नंबर 3 में यानी यहाँ पे 6 है। ओके, जो आखिरी वाले जो चौथा 5 और छठा है वो स्किल्ड वाले होते हैं, नहीं बल्कि तीसरे से लेकर छठे तक, यानी नॉन मैनुअल स्किल्ड, मैनुअल स्किल्ड, पार्टली स्किल्ड, अनस्किल्ड। पहले और दूसरे के अंदर प्रोफेशनल और मैनेजर्स टेक्नीशियन आ जाते हैं। जबकि जो हमारे सोसाइटी के अंदर कॉमन है उसमें 1 2 3 4 5 है। 1 में फीडरलिज्म होता है, बिजनेसमैन है, टेक्नीशियन है, फार्मर और लेबरर हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑथोरिटेरियन के अंदर ऐसी पेरेंटिंग होती है जहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं अपने रोल को इम्पोज कर देते हैं बच्चों के ऊपर। परमिसिव के अंदर सारी डिमांड को पूरा करते हैं, अथॉरिटेरियन के अंदर ओबीडियंस को डिमांड वगैरह करते हैं। इसके बाद हेल्थ बिलीफ मॉडल के अंदर कुछ सवाल वगैरह पूछने होते हैं, ओके, या पेशेंट एक्सप्लेनेटरी मॉडल के अंदर तो आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में क्या कहते हो, क्या नाम देते हो, क्या नाम होता है इसका,
क्या आप बता सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम का कॉज क्या था? क्या आप बता सकते हो कि किस तरह से स्टार्ट हुई है और क्या कोर्स ये लेगी? ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर है तो इसके अंदर आपने सारे डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ लेने हैं। कुछ यहाँ पे मिसिंग है तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है। लाइक इंट्रोडक्शन के अंदर जो पर्सन होता है अपनी जो आइडिया या वॉइस को इंटरनलाइज कर लेता है, यानी दूसरे के आइडिया को अपने ऊपर लगाना शुरू कर देता है। ठीक है, ओके। जो डैड होता है वो अपने लड़कों को कहता है कि रोना नहीं आपने। ठीक है, तो सिगमंड फ्रॉइड है उसने इंट्रोडक्शन वगैरह डिस्कवर किया था। अल्ट्रुइज्म के अंदर सेल्फलेस लव होता है। सब्लिमेशन के अंदर अपनी इंपल्स को सेटिस्फाई कर देती है किसी सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट से या एक्शन से। इसके बाद पूरा ये पैराग्राफ बना पड़ा है तो इसके अंदर आपने डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग है, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस है और रेजोल्यूशन वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती है। ओके, यहाँ पर जो शॉक एंड, पर इससे पहले शॉक एंड डिसबिलीव होती है। शॉक का मतलब है कि वो उसको कुछ भी पता नहीं चलता कि क्या हुआ है। इसके बाद डिनाइल के अंदर एक्सेप्ट करता है कि कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद डिनाइल के बाद आता है एंगर। तो एंगर के अंदर यहाँ पर एंगर वाली हेडिंग कहाँ गई? तो ये एंगर वाली हेडिंग आपको मिल जाएगी। ओके, तो वो डॉक्टर को ब्लेम करना लग जाता है उनके इररिस्पॉन्सिबल एक्शन की वजह से। ठीक हो गया। इसके बाद वो डॉक्टर पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देगा, यानी प्रोजेक्शन या डिस्प्लेसमेंट वगैरह की बातें कर रहा है। फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर वो एक्सेप्टेंस की तरफ चला जाएगा। ओके, आगे हम चलते हैं। साइको सोशल असेसमेंट है। तो साइको सोशल असेसमेंट ऑफ हेल्थ क्या है? तो साइको सोशल असेसमेंट क्या होती है? स्टडी ऑफ मेंटल, फैमिलियल और कल्चरल एस्पेक्ट जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो साइको सोशल असेसमेंट किस कंडीशन के तरह आपने करनी है? ऐसे पेशेंट जो कि नेचुरल या ह्यूमन में डिजास्टर से अफेक्टेड है, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, कैंसर पेशेंट है, साइकेट्रिक पेशेंट है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, डिमेंशिया है और इंट्रैक्टेबल डिसऑर्डर लाइक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है। किस तरह से करनी है? स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना, इमोशनल या साइकोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं स्ट्रेस के अंदर, सिम्पटम है, चेंजेस टू द हेल्थ है, ये सब चीज़ें आपने देखनी है। सबसे अब आगे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ आ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करना है। अच्छा, पॉजिटिव कॉपिंग मेथड के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सीकिंग हेल्प ऑफ अदर है, यूटिलाइजिंग सोशल सपोर्ट और रिमेन ऑप्टिमिस्टिक है। तो ये पॉजिटिव कॉपिंग स्टाइल आ जाती है। जबकि नेगेटिव के अंदर सेल्फ ब्लेम है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि विशफुल थिंकिंग है, अवॉइडेंस होती है, अवॉइडिंग थिंग पर्सनली या टेकिंग थिंग पर्सनली। अब इसके अंदर मैनेजिंग द स्ट्रेसर है, स्ट्रेस को मैनेज करना है। इसके अलावा बिहेवियर को मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट होती है, मैनेजिंग द स्ट्रेस है, यानी पहले मैनेजिंग स्ट्रेसर है, फिर मैनेजिंग द बिहेवियर है, फिर टाइम मैनेजमेंट होती है, फिर स्ट्रेस को मैनेज करना, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन है, रिलैक्सेशन आ जाती है। जबकि नॉन फार्माकोलॉजिकल के अंदर टाइम की मैनेजमेंट है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, पर्सनल और वोकेशनल एक्टिविटीज़ होती है, एक्सप्लोरिंग एंड द मीनिंग ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ है, इंगेज इन स्पिरिचुअल एक्टिविटी, क्लैरिफाई वैल्यूज है, कल्टिवेट सोशल सपोर्ट नेटवर्क है, इंक्रीज असर्टिवनेस होती है, रिड्यूस एक्सपोजर टू द अननेसेसरी स्ट्रेसर और हेल्प अदर इन एनी वे यू कैन। तो लास्ट वाला पॉइंट के मुताबिक यानी हेल्प अदर्स इन एनी वे, तो जितनी अब हम कर सकते थे हमने कर लिया। तो ये लास्ट वीडियो थी बिहेवियर साइंस के ऊपर। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी भी कुछ वीडियोस अपलोड करने थे लेकिन हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।